नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न के 12 भावों में मंगल का प्रभाव। इससे पहले हमने सूर्य और चंद्रमा के प्रभावों को द्वादश भावों में जान लिया था, अलग अलग लग्न में। ये बात याद रखिएगा, कोई कहता है कि मंगल मेरा चौथे स्थान में है तो उसका फल एकदम अलग होगा, बजाय कि चौथे भाव में कौन सी राशि पड़ रही है तब मंगल वहाँ बैठा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर कई बार एक लोग कह देते हैं भाई इसके 12वें में चला गया राहु, इसके 12वें में मंगल चला गया। ये कहना, ये सेंटेंस टेक्निकली रॉन्ग है। तो आपको इन सेंटेंसों को तो सुधारना है और जो ज्योतिष में मेंशन है, जिस प्रकार से मेंशन है उसको उसी प्रकार से जानना है। क्लियर? मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। और हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने समय से हम लोग लगे हैं और इंजीनियरिंग में मेरा क्या बैकग्राउंड है, ये सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष लग्न के बारे में। मैं आपको फिर से बता दूं, इस वीडियो को देखने से पहले आपको हमारी पुरानी वीडियो देखना ज़रूरी है, जहां हमने मेष लग्न के बेसिक नेचर के बारे में आपको बताया। अगर किसी व्यक्ति को मेष लग्न का बेसिक नेचर नहीं पता है तो फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मंगल यहाँ बैठेगा तो क्या फल देगा। तो मेष लग्न का नेचर, बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी इंटरनल स्टोरेज क्या है, वो सब जानना ज़रूरी है। क्लियर? क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया आज की क्लास को, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई इन बिटवीन हमारी क्लास को ज्वाइन किया हो। तो मेष लग्न की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और डोमिनेट करना चाहती है, किसी भी काम में लीड करना चाहेगी। क्लियर हो गया? तो हालांकि कहें तो कोई बहुत ज़्यादा मांसल शरीर तो नहीं होता है, इसमें कुछ और बातें भी हमें देखनी होंगी। दुबला पतला शरीर है। अगर इसमें अगर पहले घर में जैसे मान लीजिए ये सूर्य बैठ जाता है तो शरीर की लंबाई तो बढ़ा देगा लेकिन भारी नहीं करेगा। क्लियर होगा? तो जैसे शरीर कोमल है तो वो कोमल वाली पर्सनालिटी मेष लग्न की नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक हो गया? यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने आप को फेवरेबल मानता है सन, सूर्य। क्लियर? स्वग्रही ही जबकि मंगल है। तो एक बात याद रखिएगा, एक कारकत्व भी होते हैं कि इस राशि का, इस भाव का क्या कारकत्व है। तो कारकत्व दोस्तों क्या होता है? कारकत्व का मतलब होता है ये परमानेंट अलॉटमेंट रहेगा पहले भाव का। कोई जैसे मान लीजिए दूसरे भाव का कारकत्व गुरु है, गुरु किसके कारक ग्रह है और उसके साथ साथ शुक्र भी कारक माना जाता है। तो मतलब क्या है, दूसरे भाव की जो जमीन है, जमीन हमेशा किसको अलॉट की गई है? गुरु को ही अलॉट की गई है। अब आपकी राशि में जैसे मान लीजिए 2 नंबर आ गए मेष लग्न में, तो अभी ये उस हम कह सकते हैं कि उसमें मकान किसका बना हुआ है? फिर जमीन किसकी है? गुरु की। मकान किसका बना हुआ है? 2 नंबर यानी शुक्र का। क्लियर हो गया? अगर मकान जिसका बना हुआ है वो मकान में ही है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई कह सकते हैं अतिथि बैठा हुआ है कोई यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह दूसरा बैठ जाता है। क्लियर हो गया? तो उसको हम अतिथि कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र का घर है, यहाँ पर कोई दूसरा प्लैनेट आके बैठ गया है तो वो एक प्रकार का अतिथि कहा जाएगा। ठीक हो गया? तो आपको बात याद रखनी है कि कारकत्व का बहुत महत्व होता है। कारकत्व का अर्थ ये होता है कि ये एक प्रकार से उसको, जैसे मान लीजिए 9वें घर का कारकत्व दिया गया है बृहस्पति को और सूर्य को, तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का मालिकाना हक जमीन का जो है बृहस्पति और सूर्य के पास है। तो अगर आपका मकान भी जिसकी जमीन उसी का मकान है, देन सोने में सुहागा, बहुत बढ़िया। और अगर उसका जो मालिक है वो या तो यहाँ बैठा है या कहीं भी अच्छी स्थिति में बैठा, तो इस प्रभाव को इसके बढ़ा देगा। तो दोस्तों याद रखना है, कारकत्व को जाने बगैर किसी लग्न को एक्सप्लेन कर पाना कठिन होता है, तो कारकत्व जानना ज़रूरी है। तो अभी हमारी मेष लग्न में प्रथम भाव की बात कर रहे हैं। प्रथम भाव में मंगल बैठा है। तो प्रथम भाव किसका होता है? हमारी पर्सनालिटी का, हमारा रूप का, हमारे शरीर में खासकर हमारे बुद्धि का, हमारे मस्तिष्क का कैसा सोच रखता है वो। अगर मंगल यहाँ स्वगृही होकर बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति एक प्रकार से जंग में हथियार डालने वाला नहीं होता है। जब तक सामने वाला थक कर चूर नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा मेष लग्न वाला, तब तक उस पर प्रहार करता रहेगा, बशर्ते मेष लग्न के पहले भाव में ही मंगल बैठा हो। क्योंकि मंगल अब बहुत ज़्यादा बली हो गया है।
क्लियर हो गया। बेशक से जमीन कारकत्व सूर्य की है, तो सूर्य और मंगल की बड़ी जुगलबंदी है। वैसे भी सूर्य तो राजा हैं, ये कमांडर हैं, तो राजा की जमीन पर ही कमांडर ने मकान बनाकर वहाँ खुद ही बैठने का निर्णय लिया है, तो बहुत पावरफुल हो गया है। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, जिसकी खुद की ज़मीन है, खुद का ही मकान इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, अगर किसी और मित्र की दी हुई ज़मीन है उसमें उसने मकान बनाया है तो वो कई दफ़ा ज़्यादा बलशाली हो जाता है। तो याद रखना मंगल यहाँ बहुत बलशाली हो जाएंगे, और मंगल यहाँ से नज़र डाल रहे हैं 7वें भाव में। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव में किसका भाव है, ये हमारे भार्या का, या कहें श्रीपति, या ठीक है, तो ध्यान रखना पति का भी है, पत्नी का भी है। तो यहाँ मंगल की दृष्टि बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि शुक्र का घर है, और शुक्र और मंगल के बीच में एक प्रकार का कह सकते हैं कोल्ड वॉर जारी रहता है। क्लियर होगा, मतलब खुली हुई प्राय जंग तो यहाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन कोल्ड वॉर हमेशा जारी रहती है। तो ये नज़र उसी प्रकार की चीज़ों को बताता है कि इस व्यक्ति की जो भार्या होगी उसके बीच में और उसके बीच में कोल्ड वॉर की स्थिति प्राय चलती होगी, वैचारिक मतभेद चलते होंगे। लेकिन अगर जैसे 7 नंबर पर कोई ग्रह यहाँ पर इसको सपोर्ट करने वाला बैठ जाता है, या बृहस्पति की नज़र पड़ जाती है, तो फिर वो कोल्ड वार उसका कुछ मतलब जीवन में बहुत बड़ा उसका बुरा परिणाम देखने को नहीं मिलता। याद रखिएगा, कई बार हम रहते हैं आपस में, थोड़ा बहुता हंसी बीच रहती है, थोड़ी बहुता उसके बीच में विवाद भी रहता है, लेकिन वो विवाद जीवन में बुरा असर कब डालेगा, बुरा असर कब डालेगा, जब 7वें को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अब मेष लग्न में क्योंकि 7वें भाव का स्वामी कौन है, शुक्र, तो अगर शुक्र कहीं एक्सेल्ड होकर 12वें भाव में चले जाएं, यानी उच्च के होकर या स्वग्रही होकर यहीं आ जाएं या यहाँ चले जाएं, तो भी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। शुक्र अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो भी 7वें भाव की ध्यान वो अच्छे से रखेंगे। मंगल की दृष्टि ठीक है पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है, तो एक प्रकार का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भाई देख अगर तूने मेरे घर को बिगाड़ा तो मैं भी तेरे घर को बिगाड़ूंगा। तो फिर ये लोग माने मैत्री बनी रहती है इनके बीच में। फिर भी एक प्रकार से अगर मित्रों के भाव में नज़र डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। मित्र नहीं है फिर भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं बिगाड़ सकता मंगल को, क्योंकि कुछ स्पेशल दृष्टियाँ भी मिली हुई हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी होगा कि किस प्रकार से यहाँ असर पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 चौथे भाव में भी मंगल यहाँ बैठकर नज़र डाल रहा है। तो चौथा भाव किसका होता है, चौथा भाव हमारे सुख का है, हमारी माता का है, हमारे वाहनों का है, ज़मीन जायदाद का है, और हमारा एजुकेशनल इंटरेस्ट का है। तो अब यहाँ पर क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है तो कर्क राशि पड़ रही है। अब मंगल जो है कर्क में नीच के हो जाते हैं। क्लियर हो गया, यानी ठीक है बेशक से मंगल राजा का, क्योंकि ये भी चंद्रमा राजा ही एक प्रकार से फीमेल किंग है, तो राजा का आदेश मानने के लिए बाध्य है, बट फिर भी मंगल को चंद्रमा का घर कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर माँ के साथ संबंधों को थोड़ा सा कटु कर देती है, लेकिन ये दूसरे पक्षों में जो मंगल का फेवरेबल पार्ट है वो फ़ायदा देगा। जैसे ज़मीन जायदाद में बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया। और आपको वाहनों का, भव्य वाहनों का सुख दिलाने में ये बिल्कुल फ़ायदा करेगा। लेकिन जहाँ तक बात संबंधों की होती है, संबंधों को बनाने का काम मंगल का नहीं है एक प्रकार से देखा जाए तो। मंगल को ये दृष्टि, आपको पता है कर्क राशि में स्वयं बैठ जाए मंगल तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है, बशर्ते इसमें कोई गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक कंडीशनल बात है। अगर मंगल कहीं जैसे यहाँ बैठ जाते तो नीच के हो जाते, लेकिन कई बार क्या होता है मंगल यहाँ बैठकर चंद्रमा भी यहाँ बैठ जाता तो नीच भंग हो जाता है, या चंद्रमा बैठा है गुरु की दृष्टि भी पड़ गई मंगल के ऊपर, तो मंगल ने फिर अपने आप को पूरी तरह से इसके अनुसार ढालना सीख लिया। क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, बेशक से मंगल का फेवरेबल प्लेस नहीं है, फिर भी मंगल एक कमांडर इन चीफ ने किचन में रहना सीख लिया और अब वो एक 5 स्टार कुक बन चुका है। क्लियर। तो ये सब अलग अलग नज़रों का प्रभाव है। दूसरे ग्रहों के आने से चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ ग्रह जो अकेले कहीं नीच के हो रहे हैं, किसी ग्रह के साथ आने पर या किसी अच्छे ग्रह की दृष्टिपात करने पर वो अपना नीच का या खराब प्रभाव बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। ठीक है। अब 7वीं दृष्टि पड़ी, 8वीं मंगल की 8वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है। वृश्चिक राशि जो है हिडन सीक्रेट का भाव कहा जाता है ये, और आयु का भाव कहा जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आयु
बली होगी, आयु बहुत लंबी होगी और इन लोगों का मोटिवेशन कमाल का होगा और चीज़ों को जानने वाले। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या चीज़ें हैं हम जो छुपाते हैं दुनिया से अपने सीक्रेट्स को, और 12वां भाव क्या है जो दूसरे हमसे छिपाते हैं सीक्रेट्स को। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, अगर 8वां भाव कमज़ोर है तो क्या होता है, हमारे कह सकते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं के ओपन होने के कारण समाज में अपेश का सामना करना पड़ता है जो ओपन नहीं होने चाहिए थे सांसारिक सबके लिए। मतलब अभी क्या 8वां भाव बहुत मजबूत है, तो यानी इस भाव से इसको प्लस ही मिलेगा। इस जातक को जो भी मिलेगा, यहाँ से जो भी चीज़ बाहर आएंगी, गुप्त चीज़ें जो बाहर आती हैं, वो उससे यश बढ़ता है ना कि घटता है। क्लियर हो गया। और इसका मतलब ये भी होगा कि इसको मृत्यु के बारे में जानना और थोड़ा तंत्र मंत्रों के बारे में पढ़ना, मंत्रों को पढ़ने में बड़ा प्रवीण होगा ये व्यक्ति। क्लियर होगा, क्योंकि 8वें भाव को मजबूत होने पर व्यक्ति मंत्र सिद्धि की तरफ अग्रसर होना शुरू कर देता है। मंत्र उच्चारण इसका बहुत अच्छा होगा। क्लियर होगा। तो याद रखिएगा, मंगल की ये 8वीं दृष्टि स्वग्रही अपने घर में पड़ रही है और ये 8वां भाव कई प्रकार से भविष्य को जानने वाले, और इसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ज्योतिष के प्रति भी हो सकता है। क्लियर हो गया। 8वां भाव जिसका अच्छा होता है वो अपने बारे में जानना चाहता है और ज्योतिष को जानना चाहता है। प्राय देखा गया, अगर 8वें भाव में एक्सेल्ड का बुध बैठा है या उच्च का बुध बैठा है तो वो व्यक्ति को ज्योतिषी बना देता है। क्लियर हो गया। तो ये अब मंगल की भी अच्छी दृष्टि उससे रिलेटेड, यानी मंगल क्योंकि शौर्य का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, तो साहस से संबंधित चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास, यानी कहेगा कि मुझे मेरा शक्ति बढ़े, मेरा बल बढ़े, हे ईश्वर कोई ऐसी साधना बताएं, तो उस साधना से ही वो अकल्ट की तरफ आकर्षित होता है और वो पॉजिटिव जाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम अलग अलग भावों में मंगल को रोटेट करके चलेंगे और हम जान जाएंगे। तो पहले भाव में मंगल का हमने फल जाना, इनकी दृष्टि के बारे में जानना। अब हम पढ़ते हैं, अगर मंगल को हम लेकर चलते हैं दूसरे भाव में, तो मेष लग्न में दूसरे भाव में अगर मंगल चले जाते हैं तो किस प्रकार का फल यहाँ देखने को मिलेगा। यस, तो अब मंगल आ गए हैं, मेष लग्न की कुंडली है, मंगल आ गए हैं दूसरे भाव में। कौन सी राशि है दूसरे भाव में? दूसरे भाव में राशि है वृषभ या टॉरस। क्लियर। और टॉरस राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। ठीक हो गया, शुक्र इसके स्वामी है, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए, मतलब हम यहाँ पर खुली हुई जंग का न्योता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र एक स्त्रीलिंग प्रधान ग्रह है और वैसे बड़ा शुभ ग्रह है। तो यहाँ पर ये प्राय मंगल से ओपन वॉर करने से बचते हैं। क्लियर। लेकिन अंदर अंदर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। ठीक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, मंगल अब क्योंकि इसके घर में बैठ गए हैं तो मंगल को उस प्रकार की उसके जैसे एडजस्ट करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये बात तय है कि अब यहाँ पर व्यक्ति बैठने पर प्रभावशाली हो रहा था, उसका रौबदार व्यक्तित्व हो रहा था। दूसरे भाव में बैठने पर क्या हो जाएगा, ये दूसरे भाव का मतलब आपके गले को खराब कर देगा या गला कर्कश कर देगा। आप जहीं कहीं भी बोलेंगे तो आपके बोलने के कारण वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्लियर हो गया। तो अगर दूसरा भाव किसी का कमज़ोर है तो उसके अंदर कोई बोलने की सिद्धि, इस प्रकार की कोई भी वो ट्राई करना चाहता है, इस प्रकार की कोई भविष्यवक्ता बनना चाहता है, तो वो नहीं बन सकता है, गलत ही काम करेगा। याद रखिएगा, बोलने के लिए दूसरा भाव और तीसरा भाव देखा जाता है। दूसरा भाव हमारी लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की वाणियों को जोड़ता है, जबकि तीसरा भाव सिर्फ कम्युनिकेशन, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, डिजिटल, इस प्रकार की बातों के साथ कनेक्ट होता है। तो थोड़ा ज़्यादा बात करें, सांसारिक रूप से फॉर्मल है तीसरा, लेकिन सांसारिक रूप को छोड़ दें, उसकी सीमाओं को छोड़ दें, उससे परे चले जाएं, तो दूसरा भाव का मजबूत होना ज्योतिष या किसी भी भविष्यवक्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, अगर ये व्यक्ति ज़्यादा मुंह खोलता है तो अनावश्यक वाद विवाद बढ़ता है। क्लियर हो गया। तो वृषभ राशि में मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और किस चीज़ को खराब कर रहा है? जिस जगह बैठा हुआ है इस हिस्से को खराब कर रहा है, वो गले को। क्लियर हो गया। और दूसरा हमारा भाव कुटुंब का भी होता है, तो कुटुंबियों के साथ भी एक प्रकार की कोल्ड वार जैसी स्थिति बनी रहती है। क्लियर हो गया। और प्राय जब मिलते हैं तो पुराने जो घाव है कुरेद कुरेद कर
और ज़्यादा घाव हरे कर देते हैं। तो इनके लिए कई प्रकार की रेमेडीज़ यही बताई जाती हैं कि वो अपने मंगल को शांत रखने के लिए जैसे मंगलवार को भगवान मंगल का ध्यान करें, उनके मंत्रों का पाठ करें। और भी कई प्रकार के हमने एक अपने चैनल में एक वीडियो और रिकॉर्ड किया जिसमें हमने अलग अलग ग्रहों को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग विटामिन की बात की है। वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें तो बिना मंत्र शक्ति के ही स्वयं ईश्वर हमारे खाद्य पदार्थों से ही हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रदत्त हो जाते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा कि विटामिन के का संबंध मंगल के साथ होता है। तो मंगल प्राय किसी की कुंडली में आप खराब देखेंगे, आप विटामिन के से संबंधित यानी प्रोटीन शरीर में बढ़ाएंगे तो सोचने समझने की शक्ति सही रहेगी और आपका जो बल पौरुष है वो बढ़ेगा। क्लियर हो गया कि ये पुरुष शक्ति को भी मंगल बताता है। तो अगर ये पुरुष शक्ति कहीं डगमगा रही है तो आप चिड़चिड़े रहते हैं अनावश्यक। तो अपनी पुरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोटीन बढ़ाएं, विटामिन के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। क्लियर होगा। तो ये एक प्रकार की वो मैंने बात बता दी जो पूरी तरह से लौकिक दृष्टि से देखी जाती है। इसमें कुछ भी ईश्वरीय गुण आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, हालांकि उसको भी देखिए, अगर हम किसी खान पीन में कोई सीमाएं बांध देते हैं कि नहीं मुझे दाल नहीं खानी है, चावल तो भाई वहाँ के लोग खाते हैं, यहाँ के लोग नहीं खाते हैं, तो फिर देखो जब आप अपने बुद्धि को इस प्रकार के संकुचित करोगे तो ग्रह आप पर कैसे मेहरबान होगा, कैसे कृपा करेगा। तो अपनी बुद्धि को थोड़ा वाइड करो। और अगर आपके एरिया में रोटी खाते हैं तो आप समय के अनुसार राइस भी खाओ, ब्राउन राइस भी खाओ, ताकि आपको अलग अलग मिनरल की कमी पूरी हो जाए। और मिनरल की कमी पूरी अगर हो जाती है तो नवग्रह वैसे ही आप पर मेहरबान रहते हैं। क्लियर। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप वो रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा जहाँ हमने विटामिनों के ज़रिए नवग्रहों के उपचार की बात की है। ठीक है। अब यहाँ से वो 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी जा रही है अपने घर पर। क्लियर। हालांकि यहाँ पर ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन कहता है दूर के संबंध ससुराल पक्ष से ठीक रहते हैं। जब वो मिलते हैं तभी प्रमाद की स्थिति बनती है, लेकिन दूर से, क्योंकि देखिए ये ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मंगल यहाँ से अपनी स्वयं की दृष्टि डाल रहा था। यानी इसको इस बात को समझ सकते हैं कि व्यक्ति दूर से बैठकर ससुराल पक्ष को ऐसा आभास होता है कि भाई ये हमें धन से, कुटुंब से सुख देने वाला भी है, लेकिन जब ये मिलते हैं आपस में तो इनका बोलना ही इनको बुरा लग जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्राय फिर यही किया जा सकता है कि जल्दी जल्दी ससुराल ना जाया जाए, थोड़ा गैप बनाया जाए ताकि और दूर से कम्युनिकेशन जारी रखा जाए। क्लियर हो गया। दूर से तो कम्युनिकेशन इनका वैसे ही जारी रहेगा और ये वाला पार्ट ज़्यादा सुखद है। एग्जैक्टली आपने कभी महसूस किया हो, ऐसा कई संबंधों में होता है कि यार दूर से खूब अच्छी बातें करते हैं, जैसे मिल जाते हैं पता नहीं क्या कौन सी बातें याद आती है, आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जातकों के साथ ऐसा ही होता है, स्पेशली ससुराल पक्ष को लेकर। और ये इसके अकल्ट का भी तो वो अकल्ट के लिए भी आकर्षित होगा और उसको बिल्कुल उसको जगाने का प्रयास करेगा, कुछ मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास करेगा। और ऐसे व्यक्ति अपना कोई ना कोई एक्सीडेंटल बीमा जरूर करवा के रखते हैं। क्लियर होगा। क्योंकि हिडन बीमा ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक होगा। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और बॉडी के सेक्सुअल पार्ट को भी बताता है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन। तो क्योंकि स्वग्रही अपने घर पे नज़र मार रहा है तो वो अंग पुष्ट होंगे और उनको सुख मिलेगा। ठीक हो गया। ऐसा यहाँ से भी था, क्योंकि यहाँ से वो आठवीं दृष्टि से देख रहा था, यहाँ से वो 7वीं। चौथी दृष्टि कहाँ पड़ती है देखते हैं। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ रही है मंगल की मूल त्रिकोण जो है कुंडली का पंचम भाव, जो सूर्य जिसके मालिक हैं। तो सूर्य के घर में जब मंगल दृष्टि डालते हैं तो सूर्य तो राजा हैं, मंगल कमांडर इन चीफ हैं। तो कमांडर राजा के घर में दृष्टि डालता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि इस घर को और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। यानी जब कभी भी एजुकेशन से संबंधित आपको कुछ भी भय होगा तो आप मंगल को बजेंगे, तुरंत फ़ायदा होगा, क्योंकि मंगल इस घर को पूरी तरह सिक्योर करने का काम कर रहा है। याद रखिएगा, जब बल की बात होती है, भय की बात होती है, तो भय को दूर करने में कमांडर इन चीफ का नाम सबसे पहले आता है। और ये तो स्वयं दृष्टि डाल रहे हैं इस घर में। तो कभी भी कोई सर्टिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, आपको कहीं से भय हो रहा है, मंगल को प्रे करें, तुरंत उसका असर दिखेगा। ठीक हो गया। तो ये इस घर मजबूत करने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। और इसके अलावा आपके संतान में कोई इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, आपको लग रहा है, तो भी मंगल को आप प्रे करें, ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट दिक्कतें आने ही नहीं देगा, क्योंकि मंगल अच्छी दृष्टि मार रहे हैं।
क्लियर। तो संतान भी प्राय मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुभ होती है सूर्य के घर में, तो संतान सही समय पर उसको संतान की प्राप्ति होती है। और सूर्य के घर में मंगल की दृष्टि का मतलब होता है एक प्रकार का सडन गेन है, और क्योंकि ये कमांडर इन चीफ की दृष्टि से पड़ रहा है तो उसका मतलब ये भी है कि कई प्रकार का क्योंकि इनको भौम कहा जाता है, भूमिपुत्र कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं सडन गेन हो सकता है। कोई ज़मीन ऐसी जो आप भूल चुके हो वो ज़मीन आपको मिल जाए अचानक, कहीं इस प्रकार की कोई दस्तावेज मिल जाए आपको, कोई ज़मीनी, तो ये वो बात बताता है सडन गेन, लॉटरी लग जाना। मंगल इस चीज़ को बलि कर रहा है तो वो सब चीज़ें आपको बढ़ाएगा। और क्योंकि 5वां भाव आपके हृदय और स्टमक पार्ट को भी बताता है, तो मंगल की दृष्टि ये बताती है कि एक प्रकार से देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर आप बलिष्ठ होंगे, और भोजन में आपकी जठराग्नि बड़ी प्रबल होगी। क्लियर हो गया? अग्नि, बिकॉज ये भी फायर एलिमेंट है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाना यानी कमाल का जठराग्नि होगा, पाचन तंत्र बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि यहाँ पर कोई इनके एनिमिकल प्लैनेट ना बैठे हों या ग्रह दृष्टि डाल रहे हो, जैसे राहु बैठ जाए यहाँ पर, तो क्या होगा फिर वो जठराग्नि में यानी पाचन संबंधी समस्याएं खड़ी कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये बात इस प्रकार से कही जा सकती है। अब बात करते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि। मंगल 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव में, याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? 8वीं दृष्टि डाल रहा है 9वें भाव में। तो 9वां भाव किसका होता है? 9वां भाव हमारे गुरुओं का है, हमारे धर्म का है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमारी लंबी यात्रा, रिसर्च और हमारी थाई या जंघा वाला पार्ट, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। तो अगर किसी का 9वां भाव बृहस्पति का भाव है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपकी थाई बोन को और ज़्यादा मजबूती देती है। क्लियर हो गया? और जब कभी भी आपको कोई ललकारता है इससे संबंधित विषय पर, तो आप एकदम उस ललकार को स्वीकार करने वाले होते हैं, यानी कोई भय की बात नहीं। याद रखिएगा, बस यहाँ पर जो नेगेटिविटी झलक रही है वो उस कुटुंब को लेकर ही है। मंगल ने कुटुंब को थोड़ा बिगाड़ दिया, बाकी लगभग सभी जगह पर उसने अच्छा ही फल दिया है। तो 9वें भाव से जैसे पिता से संबंधित चीज़ों पर आपका शौर्य बल बढ़ा हुआ होगा, और क्योंकि अच्छी दृष्टि है। क्लियर होगा? अगर मंगल किसी एनिमिकल राशि में दृष्टि डाल रहे होते तो गड़बड़ हो जाता। अब ये भी क्षत्रिय राशि है और ये भी क्षत्रिय ग्रह है, तो मतलब कि आपके पिता के बल को भी ये बढ़ा रहा है। ठीक हो गया? मैं बार बार यही बता रहा हूँ, बिना लेकिन किसी शत्रु ग्रह के दृष्टि के ही ये फल मान्य होंगे। अगर कोई शत्रु ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं या बहुत बली होकर बैठ जाते हैं, तो फिर ये इस घर की शुभता को कम कर देंगे। फिलहाल मंगल ने इस घर की शुभता को बढ़ाया है। 9वें भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, पिता के विषय में आपकी कोई रिसर्च चल रही है, लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं, धर्म, भाग्य, पूर्व जन्म के कोई आपके कर्म संस्कार, ये सब चीज़ें, आपका मोराल, नैतिक मूल्य कितने हाई हैं। क्लियर होगा? ये बताता है कि आप नैतिक मूल्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनुशासित होंगे। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, मंगल अगर हमारी कुंडली में मेष लग्न की हमारी कुंडली है और 3य भाव में आ जाते हैं, तो उसका फल क्या देखने को मिलेगा? 3य भाव, क्लियर, मेष, वृष, मिथुन। तो मेष लग्न में 3री राशि मिथुन राशि में बैठे हैं मंगल। और मिथुन राशि का स्ट्रक्चर क्या है, मिथुन राशि किसके अधीन है, वो सब बातें चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। मिथुन राशि का सिंबल है एक पुरुष और एक महिला। मैथुन शब्द से ये राम बना है, मिथुन राशि। और ये कह सकते हैं बुध का थोड़ा सा रोमांटिक फेज कहा जा सकता है। बुध के 2 रूप हैं, एक इंटेलिजेंट फेज कन्या राशि में, बड़ा सधा हुआ राशि है कन्या, विर्गो, या कह सकते हैं एक ऐसी महिला जो अभी भी अपने ब्रह्मचर्य पर टिकी हुई है, तो वो बताता है कन्या राशि। और मिथुन, मैथुन थोड़ा सा रोमांटिक फेज है बुध का, मिथुन राशि। क्लियर? वैसे आजकल के संसार की बात करें तो जितने भी वर्किंग प्रोफाइल में लोग हैं, 9 to 5 वाली जॉब पसंद करते हैं, उन सब के लग्न तो मिथुन, कन्या और धनु और मीन लग्न बहुत अच्छे माने जाते हैं इस प्रकार के लाइफस्टाइल के लिए, 9 to 5 की जॉब के लिए। लेकिन देखो, अगर कोई व्यक्ति चाहता है नहीं यार ये भी कोई लाइफ है, 9 बजे जाओ ऑफिस में, 5 बजे वापस घर आ जाओ, लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ बड़े बदलाव होने चाहिए, तो फिर उसके लिए मिथुन लग्न या कन्या लग्न, इस प्रकार के लग्न ठीक नहीं है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग प्रकार से लोगों की भावनाएं होती हैं कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो आजकल का प्राय नौकरी पेशा लोगों का जो सोच है, उस
उस सोच के लिए मिथुन और कन्या लग्न दी बेस्ट है। इसमें साथ साथ धनु और मीन लग्न भी शामिल है। क्लियर, यानी 3, 6, 9, 12 केंद्र में आकर अगर बैठते हैं इस प्रकार की कुंडली के लिए वो बड़े एडजस्टेबल होते हैं, बेमतलब के वाद विवाद करने से बचते हैं। लेकिन आप ये शायद भूल रहे हैं कि जो भी दुनिया में बड़े रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाता है उसको 9 to 5 वाला प्रोफाइल सेट ही नहीं बैठता है, वो हमेशा लीक से हटके कुछ करना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये वाले लग्न उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। मेरा कहने का अर्थ आप समझिए ज़रा, कोई भी लग्न अच्छा या ख़राब डिक्लेयर करना एस्ट्रोलॉजी का ही एक प्रकार से अपमान होगा। सभी लग्न अच्छे हैं क्योंकि सबके विचार अलग अलग हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इस प्रोफाइल में नहीं बांधना चाहते हैं 9 to 5। अब देखिए, तीसरे भाव मिथुन राशि का नेचर थोड़ा रोमांटिक रहना है, और तीसरे भाव में ये अगर पड़ जाता तो ये बात तय है कि आप अपने भाई बहनों के लिए अच्छे से आपका जो है व्यवहार रहता है। उसमें मंगल का आना क्या बताता है कि आपका अपने भाई बहनों के प्रति थोड़ा सा जो रवैया है वो थोड़ा हार्ड होता है। आपके भाई बहन आपको थोड़े से ज़्यादा क्रोध में रहने वाले समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। हालांकि तीसरे भाव का ये कारक है मंगल, पराक्रम का कारक है, तो आपका जो पराक्रम होगा वो बड़ा बड़ा, आप किसी काम को जब करने की शुरुआत करते होंगे तो आपका पराक्रम देखने वाला होगा, क्योंकि तीसरे भाव की जो जमीन है अलॉट की गई है वो मंगल को अलॉट की गई है। घर ठीक है बुद्ध ने बना लिया, लेकिन उस घर में एक अतिथि के रूप में मंगल स्वयं आ गए, तो बहुत बढ़िया है। जिसकी जमीन थी वही स्वयं अतिथि के रूप में आ गया अगर, तो वो अपना बल बढ़ा लेता। तो यहाँ मंगल खुलकर काम करता है किस विषय को लेकर, किसी काम को करने के इनिशिएटिव्स। और क्योंकि ये हमारा डिजिटल हाउस भी कहा जाता है, तो कोई आप डिजिटल संबंधी काम करेंगे जिसमें मंगल भी इन्वॉल्व होगा अगर, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ये कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, आपके भाई बहनों संबंधों में ये मंगल एक प्रकार का कर्कश या कड़वापन डाल देता है। ठीक है, और 1, 2, 3 क्लियर हो गया। तो ये हमारे बाजूबंद भी बताता है, तो ये वाला जो पार्ट होगा बाजुओं का बड़ा हुआ होगा ये, क्लियर। उसके बाजू जो हैं वो विकसित होंगे। और यहाँ से नज़र देखते हैं 1, 2, 3, 4 मंगल दृष्टि डाल रहा है रिपु भाव में, क्लियर होगा, रिपु भाव में दृष्टि डाल रहा है। हालांकि ये बुध की राशि है, और बुध की राशि आपको पता है बुध जो है मंगल शत्रु मानते हैं, इस कारण से लेकिन मंगल इनके प्रति मतलब इतना ज़्यादा क्रोधाग्नि नहीं रखते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये रिपु भाव में नज़र मारने का मतलब आपके रिपुओं के लिए बड़ा कष्टकारक होगा। यहाँ आपके शत्रुओं को नष्ट करने के लिए काम करेगा, क्योंकि वैसे भी 6, 8, 12 जैसे भावों में जो मेलेफिक हाउसेज हैं, कोई भी मेलेफिक ग्रह का बैठना या उसकी दृष्टि शुभ मानी जाती है। तो ये उससे उस व्यक्ति के कह सकते हैं उसकी कटुता को कम करने का प्रयास करेगा। आपके शत्रु जो हैं वो आपसे भयभीत रहेंगे। और छठा भाव ये भी बताता है कि किसी काम का एंड कैसा करते हैं आप। तो देख रहे हैं आप, शुरुआत और एंड दोनों में ही मंगल इन्वॉल्व हो रहा है। तो यानी आप जब तक काम खत्म नहीं हो जाता होगा, किसी काम को आपने शुरुआत किया, जब तक खत्म नहीं कर लेते तब तक आप दम नहीं लेते होंगे। तो वैसे भी मेष लग्न आ रहा है, लग्नाधिपति स्वयं यहाँ बैठा हुआ है। याद रखिएगा, लग्न का स्वामी जहाँ बैठेगा व्यक्ति का आधे से ज़्यादा स्ट्रेस वहीं लगेगा। क्लियर। एक तो चंद्र राशि चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ पर, और लग्नाधिपति जहाँ बैठा है वहाँ पर, उन दो हाउसेज में करीब करीब पूरी कुंडली की 40 to 50% पावर कंसंट्रेट रहती है, इकट्ठी रहती है। तो अब लग्नाधिपति जो इस घर का मालिक है स्वयं यहाँ बैठा हुआ है, तो व्यक्ति का ज़्यादातर जीवन जो है इसको लेकर वो अच्छा खासा समय बिताएगा कि यार इसको मैं कैसे इनिशिएट करूँ, कैसे शुरुआत करूँ इस काम की कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो। और फिनिशिंग भी अच्छी होगी ही, ये गारंटी ले ली है किसने, स्वयं मंगल ने गारंटी ले ली नज़र डालकर। खैर, और छठे भाव में मंगल जैसे भौम पुत्र की नज़र डालने का यह भी मतलब होता है कि आपको भूमि से संबंधित विवादों में कोई कानून कोर्ट के केसेस चल रहे हैं उनमें फ़ायदा मिलेगा। खैर, भूमि से संबंधित कोई भी आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं, अगर आपको ये लड़ने की सोच रहे हैं तो फ़ायदा देगा मंगल। चलो, मंगल अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पर, शत्रु परास्त हो जाएंगे।
और नौकर चाकर की बात करते हैं, क्योंकि मंगल का जो एक ऑरा निकलता है, मंगल सधा हुआ कमांडर इन चीफ है, और कमांडर इन चीफ तो बिना एक सधी हुई फौज के चल ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसे घर में अनुशासित लोग होंगे काम करने वाले आपके नीचे। तो ये भी बताता है कि आपके नीचे काम करने वाले लोग यानी नौकर चाकर भी होने की पूरी प्रबल संभावना है, या घर के लोग जो भी होंगे आपके आदेश का बखूबी पालन करने वाले होंगे और आपके आदेश को मतलब एक प्रकार से अपने सुपीरियर का आदेश मानकर पूरा करते हो, चाहे वो आपके हम उम्र भी क्यों ना हो। क्योंकि मंगल इतना यहाँ डोमिनेट कर जाता है कि आपके साथी जो हैं वो भी ये समझते हैं कि नहीं यार इसका काम करना ज़रूरी है। मंगल का बल बहुत बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, अब मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं पिता के भाव में। पिता का भाव है ये, रिसर्च का भाव है ये, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, पूर्व जन्म के संस्कार का भाव है, थाई पार्ट है। तो देखो यहाँ पर थाई का अर्थ खाली फीमर हड्डी से ना लगाओ आप। जब हम किसी को जंग के लिए ललकारते हैं, क्लियर, यहाँ हम कह सकते हैं अपने धर्म से किसी को ललकारते हैं, तो वो ललकार देने वाला भाव जो है वो 9वां भाव है। हमारे बड़े ही बढ़े हुए नैतिक मूल्य हैं। क्लियर होगा। तो मंगल भी वहाँ ये शो करता है कि आपको धर्म के लिए चैलेंज दे पाना बड़ा मुश्किल होगा, आपको हरा पाना कि भाई देखो यार ये आजकल का समय है, कलयुग का समय है, और देखो ये काम कर रहा है, इसमें ये धर्म के विपरीत काम कर रहा है, आप उसको हरा नहीं पाएंगे। वो शास्त्र के वो नियम आपके सामने रख देगा जिसकी काट आपके पास नहीं होगी। क्लियर हो गया। क्योंकि आपको पता है धर्म समय अनुसार बदलता रहता है, और वो समय वो सटीक धर्म की जानकारी ऐसे व्यक्तियों को अच्छी खासी होगी, और बाकायदा उस धर्म का अपने पक्ष में वो उपयोग करना भी जानते होंगे। एक तो होता है भाई जानता सब कुछ है लेकिन बोलने में अक्षम है, मतलब उसको सक्षम नहीं है वो, अगर वो ये बात किसी के सामने ठोक के रख सकता है तो मतलब मंगल कारक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। पिता का मोटिवेशन भी बढ़ा हुआ होगा आपके कारण, और उसमें ये भी बात बताता है क्योंकि भाई बहनों के घर में बैठकर मंगल पिता के भाव को देख रहा है, और ये बृहस्पति का भाव है, गुरु का भाव है मंगल। तो इसका मतलब ये भी बात बताता है कि आप भाई बहनों और पिता के बीच में अच्छा खासा एक ब्रिज का काम करते हैं। क्लियर हो गया, एक पुल का काम करते हैं। तो ये आपके कारण आपके पिता का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। क्लियर। और आपके कारण आपके भाई बहन भी पिता के साथ या पिता की बात मानने वाले होते हैं। स्पेशली हम इस प्रकार की कुंडलियों से ये भी बता सकते हैं कि ये व्यक्तित्व जो होगा ये जनरली घर का बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व अगर मान लो आप बड़े नहीं भी हैं तभी भी आपका सम्मान बड़े की तरह ही होगा, क्योंकि मंगल ब्रिजिंग का काम भी करवा रहा है। जैसे मान लो आप छोटे भाई हैं, बड़े से छोटे, फिर भी लेकिन आपकी जो कमांड है, आपका बात करने का तरीका है वो इतना प्रभावशाली है कि पिता आपको ही ज़्यादा स्पष्ट वक्ता होने के कारण, विचारों की एकदम क्लियर विज़न होने के कारण आपको ज़्यादा अहमियत देते होंगे। भाई बहनों के बीच में एक पक्ष रखने के लिए आपको वो लाते होंगे ज़्यादा। तो ये बड़ा अच्छा है, बढ़ा रहा है। तो 7वीं नज़र, उसके बाद 8वीं नज़र भी पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी पेशा, जो भी आपकी नौकरी है, मंगल यहाँ उच्च के हो जाते हैं। याद रखिएगा, मंगल की नज़र यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल आपको प्रदान करेगी। आप अभी तक जितनी भी हमने दृष्टि पढ़ी अभी तक, चाहे वो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि हो, 7वीं हो या 8वीं दृष्टि हो, इस दृष्टि ने तो कमाल ही कर दिया। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी ग्रह की दृष्टि, जैसे मंगल की स्पेशल दृष्टि, चौथी दृष्टि, 8वीं दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, तो उस दृष्टि का दृष्टिकोण भी अलग होता है। सबकी 7वीं दृष्टि तो डिजायर की होती है, वो कॉमन होती है, सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि एक पर्टिकुलर चीज से संबंध, यानी प्रोटेक्शन की बात ज़्यादा करती है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कहीं भी पड़ जाए, चाहिए जैसे मंगल यहाँ बैठा तो 1 2 3 4 प्रोटेक्शन। मंगल की चौथी दृष्टि प्रोटेक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देती है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है, क्योंकि 8वां भी एक प्रकार से ये है, 8वीं दृष्टि से हमें अपने रोगों से लड़कर अपने जीवन को बढ़ाना है, अपनी आयु को बढ़ाना है, उनके सामने बिल्कुल भी हथियार नहीं डालने हैं। तो 8वीं दृष्टि आपको एक प्रकार से, क्योंकि वो अकल्ट वाला हाउस है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि ये बताती है कि
यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि बताती कि आप की जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको छुपा रुस्तम वाली उपाधि मिलेगी। क्लियर हो गया कि आप साधारणतः जैसे वो लोग काम करते हैं वैसे आप काम करते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट दूसरों से बहुत ज़्यादा आएंगे। और ये बहुत अच्छी दृष्टि, उच्च की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। मंगल सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रसन्न मानते हैं मकर राशि में। तो 8 से जब दृष्टि मारेंगे तो 8वें वाले अकल्ट या आपके जीवन बीमा, इंश्योरेंस, इस प्रकार की दृष्टि को ऐड करके तब बात करनी है, तो रिजल्ट देने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो जब कभी भी आप किसी की कुंडली को देखेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि मंगल की कौन सा रूप इस दृष्टि में ज़्यादा दिखाई देगा। 8वां जो हाउस वाली चीज़ है उसको भी यहाँ लिंकअप करना है। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये था मेष लग्न के तृतीय भाव में मंगल का प्रभाव। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मेष लग्न के चतुर्थ भाव में जानते हैं कि किस प्रकार से मंगल प्रभाव डालेंगे। यस, अब आ गए मेष लग्न के चौथे भाव में। तो मेष लग्न का चौथा भाव है, इसको कहा जाता है सुख भाव, माता का भाव, और आपका एजुकेशनल इंटरेस्ट, आपका भूमि जायदाद, ज़मीन जायदाद आपका, और आपका ये एक प्रकार से आपके नैतिक मूल्यों को बहुत संभाल कर रखता है। क्योंकि देखो, एजुकेशन देखना हो किसी का सर्टिफिकेशन तो चौथा और पांचवा दोनों मिलाकर देखते हैं। आदमी के इंटरेस्ट चौथे में से और आदमी के जो सर्टिफिकेशन है पांचवें में से। अगर इंटरेस्ट अलग अलग कई प्लैनेट यहाँ बैठे, और ये हृदय को भी बताता है। क्लियर हो गया। वैसे आपको पता है संसार में सब लोग दिमाग की बात करते हैं, लेकिन कोई भी आपको सिद्धि की बात करनी है, साधने की बात करनी है, तो उनको कहाँ धारण करने पड़ेगा? हृदय में धारण करना पड़ेगा। अगर आपने उन विचारों को हृदय में धारण कर लिया, बड़ा अजीब है, लोग कहते हैं ना मैंने दिल से काम किया, वो सब बकवास है। दिल से काम नहीं कर रहा है। वो दिल से काम करने का अर्थ कुछ और ही होगा। क्लियर होगा। जब किसी विचार को आप बार बार मनन करते हैं और बुद्धि के बाद तब वो हृदय में प्रवेश कर जाता, तब हम वास्तव में बोलते हैं कि हाँ। देखो, कोई भी काम कहता है ये मेरा मन कर रहा तो मैंने कर दिया। आपने मन के कहने पर करा है, हृदय के कहने पर नहीं करा है। बड़ा फर्क है दोनों विचारों में। मन का कोई यहाँ अर्थ नहीं रह जाता है अगर मन आपके काबू में नहीं है। अगर मन को आपने काबू में कर रखा है और उस विचार को आपने आत्मसात कर लिया, और कोई भी कर्म आप कर रहे हैं इस प्रकार से सोच के करिए कि देखिए यार, मेरा मन कह रहा है ये काम कर दूं, तो क्या वो उस कर्म का फल आप ईश्वर को समर्पित कर पाएंगे? अगर आपने कोई गंदा कर्म आपके मन में उसकी जो संकल्प चल रहा है कि यार ये काम मैं करूँगा, उसको बड़ा मुझे आनंद आने वाला है, तो क्या उस गंदे कर्म का फल आप ईश्वर को समर्पित कर पाएंगे? या अपने आप को समर्पित कर पाएंगे? अपने आदरणीय को समर्पित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? आपके मन ने जो ये विचार उठाया, ये संकल्प उठाया, वो गलत है। तो याद रखिएगा, कई बार हम हृदय को मन से जोड़ देते हैं, वो भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर इस भाव में, जो मोक्ष का भाव भी कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर इस भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ जाता है तो जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये मोक्ष की तरफ भी आकर्षित करता है, तो आपको कोई इस प्रकार की सिद्धि लेने में, क्योंकि नीच का ग्रह का मतलब होता है वो थोड़ा अदब से चलेगा, झुक कर चलेगा। और अगर कहीं यहाँ नीच भंग हो जाता तो फिर वो पूरी तरह फेवर कर रहा है कि जीवन के पहले फेज़ के बाद जो दूसरा फेज़ आप बीतेंगे, उस फेज़ में आपके पास ना सिर्फ मंगल का बढ़ा हुआ बल भी होगा और संसार के सुख से ऊपर के सुख को जानने की इच्छा भी होगी। तो याद रखिएगा, मोक्ष की शुरुआत या मोक्ष की नींव कौन सा हाउस रखता है? चौथा हाउस। क्लियर होगा। किसी को ये शब्द बहुत छोटा लग रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, मोक्षा। हम पहले संसार को जान लें, उतना ही काफ़ी है। अब देखो, उतना ही काफ़ी है का ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। आप संसार में आए किस लिए हैं? आपको संसार में रहते हुए, खाते पीते, उठते बैठते, सारे काम करते हुए भी आपको उसके साथ अटैचमेंट लेना ही पड़ेगा। मकसद यही है, कोई और मकसद नहीं है। क्योंकि 70-80 साल के बाद वैसे भी भगवान का भजन नहीं हो पाएगा अगर आपने ज़िंदगी में पहले कभी भी ईश्वर के बारे में स्मरण नहीं किया है। तो वो ये जो इस प्रकार के वाक्य कहते हैं, भगवान ही उनका भला करें, और उसी में वो फंसे के रहेंगे। तो आपको बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना है।
जब आप भोजन नित्य समय कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को एक दायरे तक सीमित क्यों रखते? कहता है यार पूजा पद्धति तो हम पूजा पाठ तो सब बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं, पता लगा बुढ़ापा आया नहीं, ऐसे ही रोता बिलखता चला गया संसार से। तो यार ये तो एक साधारण सा व्यक्ति भी तय कर सकता है कि आपने जीवन में एक पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा प्रधानता दी है और दूसरी चीज़ को प्रधानता ना देने के कारण आप इस संसार के बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हैं। जबकि हम सबका मकसद यही है कि संसार में कर्म करते हुए भी हमको उनके बंधनों से मुक्त नहीं होना, और जो एक ही जन्म में कर लेता है तो बस वो दोनों काम कर लेता है, कर्म भी करेगा और कर्म के फल को भी नहीं लेगा, तो फिर दोबारा आने का मतलब ही नहीं है। अब देखिए मंगल यहाँ पर चौथे भाव में हो जाते हैं नीच के। मैंने इतना बड़ा लेक्चर इसलिए दिया क्योंकि प्रथम दृष्टा कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो सभी लोग कहते हैं यार भाई गया तू तो ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी हमें कहते हैं कि तेरे ग्रह नीच का है, तेरे ग्रह नीच का है, तो मतलब लौकिक संसार के कुछ प्रभावों को ये कम करता है, लौकिक संसार के प्रभाव को, और वो भी कुछ समय के लिए। अब इसमें एक तो ये देखिए, इस प्रकार की कोई भी कुंडली हो जहाँ कोई ग्रह नीच का बैठा हो, नीच भंग तो नहीं हो रहा है। अगर नीच भंग हो रहा है तो मैं कहूँ आपसे ये उच्च से भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखो आपको ज़िंदगी भर हमने मीठा खिलाया, उसके बाद बोला एंड में मीठा कैसा होता है, कहता है यार मीठा इतना अच्छा थोड़ी होता है। ठीक है, हमने आपको जीवन में 50 साल सिर्फ कड़वा ही खिलाया और उसके बाद फिर हम आपको आपके सामने इंट्रोड्यूस किया हमने मिठाई को, तो फिर आपको सच में लगेगा यार डिफरेंस जो है उस मिठाई का तब समझ में आएगा। तो नीच भंग राजयोग ये कर सकता है जो उच्च ग्रह का राजयोग भी नहीं कर सकता है, इतना पावरफुल माना जाता है। याद रखिएगा, कंपैरेटिव फिलॉसफी अगर नहीं चलाएंगे, तुलनात्मक दर्शन नहीं चलाएंगे, तो कहीं विज्ञान भी तुलना की बात करता है साफ साफ। कह रहे भी आप दुखी हैं या हवा चल रही है, तो हवा चलने का आधार क्या है? ज़्यादा कम, यही तो आधार है, सुख दुख। भाई वहाँ पर कम हवा है मतलब दुख, यहाँ पर ज़्यादा हवा है इसीलिए ज़्यादा से कम की तरफ हवा चलेगी। आपने अभी अभी चीनी खाई थी, फिर आपको चाय पिला दी, अब चाय स्वाद आपको नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा क्योंकि आपने अभी मीठा खाया था, सुख अभी लिया था, फिर दोबारा सुख ले लिया, तो कंपैरेटिव जो दर्शन है, तुलनात्मक दर्शन कहता है कि नहीं आपको दर्शन का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको कुछ जीवन में बड़े लंबे समय तक दुख का सामना करना पड़ा, फिर आपने सुख लिए, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है नीच भंग वो कर सकता है। अभी फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्रह नीच का बैठा है, तो नीच का कोई ग्रह क्या फल यहाँ देते हैं? अब चौथे भाव में माँ के साथ संबंधों को बिगाड़ देगा, और अगर यहाँ पर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो काफ़ी हद तक बिगाड़ देगा। माँ के साथ कलह भी हो सकता है, और नौबत कई बार तो फिजिकल तक भी चली जाती है, बिकॉज मंगल पागल हो जाता है। अगर कम डिग्री का यहाँ पर हो जाए तो उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर पाना एकदम, और वो बैठे ही उस हाउस में जिस हाउस में मंगल को बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होती है। तो अगर मंगल थोड़ा भी मैच्योर ना हो और काफ़ी कम डिग्री पर यहाँ बैठ जाता है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ठीक हो गया? ये देखो, ये हमारे ही अच्छे या बुरे कर्मों का फल है, और जो हमें संसार में रहते हुए उसका फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी इसके रेमेडीज़ के तौर पर हम यही रेमेडी कर सकते हैं। देखो, अगर मंगल नीच का है तो आप एक टाइम टेबल बनाकर अपने मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें, देखिए रिजल्ट तुरंत आएगा। मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी आपने जीवन में कभी बड़ों की सेवा नहीं की, इस कारण से आपको मंगल का दोष इस भाव में मिला है, स्पेशली माता के हाउस में। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है, इस दोष को दूर करने के लिए आपको अपने, यही आपके लिए रेमेडी होगी, अपने एल्डर्स की सेवा करनी होगी। ठीक है? आप शुरुआत किसी भी, चाहे अपने बड़े भाई से शुरुआत कर देते हैं कि भाई उनको अपने गुरु की तरह मानिए आप, मंगल देखिए तुरंत फल देगा, क्योंकि मंगल वैसे भी भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अब जैसे मंगल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में हो जाता है, तो कई बार ये भी हो जाता है कि व्यक्ति के घर में कलह का कारण उसके भाई भी बन जाते हैं, क्योंकि मंगल आपके छोटे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो अब इसमें एक अच्छी परिस्थिति कब बन जाती है? जैसे मान लीजिए मंगल बैठ जाता है चंद्रमा के साथ, अब मंगल पर एक प्रकार का अनकंडीशनल प्रेशर पड़ गया है, ना चाहते हुए दबाव। एक तो देखो नीच भंग हो गया, चंद्रमा से मंगल केंद्र में आ गया है। ठीक है? यानी जिस घर में बैठा था मंगल, उस घर का स्वामी। कहते हैं प्रबल नीच भंग कब माना जाता है? प्रबल नीच भंग तब माना जाता है जब
ये लग्न से भी केंद्र में आ जाए, क्लियर हो गया, और चंद्रमा से भी केंद्र में आ जाए, और जिस घर में ये उच्च का होता है वो भी चंद्रमा और लग्न से केंद्र में आ जाए। जैसे शनि के घर में उच्च का होता है, तो शनि मान लीजिए केंद्र में आ जाए, यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो भी नीच भंग होगा और उसका फल सबसे ज़्यादा होगा, वो एक्सेल्ड से भी इनफैक्ट ज़्यादा बली हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी टटोलना है कि यार उसने सिर्फ उसको स्टार्टिंग में ही एक मणि मिली, उसने जीवन शुरुआत में उसको मणि मिली और बड़ा अच्छा उसने बिताया। दूसरे को स्टार्टिंग में 0.10 रुपीज़ का कोई ऑर्नामेंट मिला, यानी उसके कंपैरेटिव में बात कर रहा हूँ, या 0.10 करोड़ रुपए का मणि मिला, बहुत कम। ऐसे करते 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 लाइफ के अलग अलग फेजेस में वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया, यानी करीब करीब दुगना चला गया। ये क्या है, छोटे छोटे नीच भंगों ने मिलकर इस अकेले मंगल को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया कि सामने वाले के उच्च ग्रह से ज़्यादा फल आपके नीच ग्रह ने दे दिया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इतने कॉम्बिनेशन जब आप टटोल लेंगे कि चंद्रमा से भी मंगल केंद्र में है, लग्न से भी मंगल केंद्र में है, ये जिस भाव में उच्च का होता है वो भी केंद्र में है, और वो चंद्रमा से भी केंद्र में है और लग्न से भी केंद्र में है, तो इतने, अब ये मतलब कह रहे हैं एक योग नहीं है, ये कई योगों को एक साथ एक ग्रह के कारण उसने बनवाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी मंगल ठीक है चला गया नीच में, जैसे कई बार क्या कहते हैं, यार ये डिफिकल्ट काम है, जहर कौन पिएगा? कहता जी जहर क्यों पिएंगे यार, पागल है? कहता देखो जहर जो पिएगा उसके लिए हमारे पास ज़बरदस्त कॉन्सोलेशन प्राइज़ है, जीवन के कुछ फेज़ आपको, मतलब कुछ वर्ष आपको कठिनाई से बिताने होंगे, तो ठीक है, मंगल ने हाथ खड़ा कर लिया, ठीक है मैं जहर पीने वाला हूँ। तो मंगल ने जहर पिया, मतलब मंगल को नीच का होकर रहना पड़ा। उसके बाद अलग अलग ग्रहों ने वरदान देना शुरू किया, कहता अब इसने जहर पी लिया है, खून का घूंट पी लिया है, उसको वरदान दीजिए। तो चंद्रमा ने भी खुले दिल से वरदान दिया, लग्न ने भी खुले दिल से वरदान दिया, जहाँ उच्च का होता है शनि उसने भी खुले दिल से वरदान दिया, लग्न से भी वरदान दिया और चंद्रमा से भी वरदान दिया। तो अब वो नीच का ग्रह उसके उच्च से ज़्यादा बली हो गया। क्लियर? तो ये बात को बहुत अच्छे से नोट करिएगा, कोई ये नीच भंग में एक योग देखने के बजाय आप सभी योग टटोल लें कुंडली में। क्या चारों योग बन रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक नीच भंग बन रहा है, कहता ठीक है कुछ ना कुछ कंसोलेशन मिला, और अब आप इसको नीच के ना मान के एक सिंपल चंद्रमा के घर में मंगल बैठा है उसकी तरह ट्रीट करें। कहता नहीं नहीं, दो दो नीच भंग हो रहे हैं, कहता इसके बल को दुगना माना जाए, तीन तीन हो रहे हैं 3 गुना माना जाए, 4 4 हो रहे हैं 4 गुना माना जाए, बहुत बली माना जाए। तो ये ध्यान रखना है। और ये ज़मीनी सुख जरूर देगा, मकान का सुख देगा, ठीक हो गया। और मोक्षा है तो मोक्षा की शुरुआत भी इसी से होगी। इनफैक्ट एक्सेल्ड ग्रह में व्यक्ति ज़्यादा अहंकारी, स्वाभिमानी कम अहंकारी ज़्यादा हो जाता है, और नीच के ग्रह में व्यक्ति नज़र झुकाकर चलता है, पोलाइट रहता है, और इस कारण से व्यक्ति को ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय तत्व को जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से नज़र देखते हैं मंगल की 1 2 3 4। मंगल पत्नी भाव में नज़र मार रहा है जो शुक्र का घर है, तो मंगल की यहाँ दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में कोल्ड वार चलता है। ठीक है, और 4 5 6 7 मंगल की उच्च की दृष्टि है, कर्म क्षेत्र में आपको बहुत सम्मान दिलाएगा मंगल। क्लियर? और 7वीं दृष्टि डिज़ायर वाली होती है, यानी फुल जैसा आप चाह रहे हैं, जैसी आपकी डिज़ायर है, जैसी आपकी इच्छा है, वैसे ही मंगल आपके कार्य में आपकी मदद करेगा। उसके बाद 8वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल की कुंभ राशि में, और आय भाव में वैसे भी कोई भी ग्रह मना नहीं करता, कहता जो आ रहा है आने दो। 11वां भाव कालपुरुष की कुंडली का ऐसा भाव है जो कहता है कुछ आ रहा है तो आने दो। हालांकि कई जगह इसको अशुभ की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार से गलत ही माना जाएगा, क्योंकि अशुभ अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई ये अशुभ है, ये तो लौकिक दृष्टि से फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना, इसीलिए इसको अशुभ कह देना ठीक है, वो कह रहा है, लेकिन अशुभ का वो क्या अर्थ निकाल रहा है उसको समझो। जब तक आप इंडियन
माइथोलॉजी या कहीं इंडिया भारतीय दर्शन शास्त्र को नहीं समझोगे तब तक आपको ये शब्द परेशान करते रहेंगे। भारतीय दर्शन को गूढ़ अर्थ है समझना ज़रूरी है। यही भारतीय दर्शन है जो भारतीय ज्योतिष में अलग अलग वर्ण बताता है और किसी व्यक्ति का क्षुद्र वर्ण होने का अर्थ वो जीवन में कमाल का ट्रेनर होगा, एक्सपर्ट होगा, किसी काम को करने में कमाल का मास्टर होगा। लेकिन अगर वही वर्ण उसका ब्राह्मण हो जाता है, उसको बोला जाए कि भाई इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक चेंज उसको करके दिखाओ, वो सिर्फ वैचारिक रूप से कमज़ोर मजबूत होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो बात याद रखिएगा, जिस वर्ण व्यवस्था को आप अपने दिमाग में गलत रूप से पिरोकर बैठे हैं उस वर्ण व्यवस्था को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आप भारतीय ज्योतिष में भी वही वर्ण व्यवस्था को यहाँ डाल देंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये पूरी तरह शुद्ध, यहाँ सभी वर्णों को एक के ऊपर एक अहमियत दी गई है। तो भारतीय मानसिकता सीधी सी है, त्याग की मानसिकता। यहाँ सबसे बड़ा राजा नहीं है, भारतीय मानसिकता कहती सबसे बड़ा सन्यासी है जो फक्कड़ है, परमहंस, नंगा रहता, कुछ नहीं उसके पास, वो राजा के भी ऊपर है। उसको हम ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कह रहे हैं। मेरी बात आपकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? याद रखिएगा, त्याग की फिलॉसफी को सर्वोच्च माना है भारतीय दर्शन ने। और लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार का कोई अर्थ नहीं है। संसार को भगवान ने बनाया है जानने के लिए। तो जो संसार के मास्टर है वो कौन है भैया? वो तो कर्म प्रधान क्षुद्र ही होंगे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं इस ऑब्जेक्ट को कैसे रिपेयर करना है, कैसे इसको पैदा करना है, वो सब जानने वाले। तो याद रखिएगा, वैचारिक रूप से आपका बल कुछ और दिखाएगा और वस्तु रूप से आपका बल कुछ और दिखाएगा। भारतीय दर्शन ने भी, अगर आप महाभारत जैसे ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, वहाँ भी उन्होंने कई बार अलग अलग एग्जाम्पल देकर बताया, कोई भी वर्ण को आप अगर ये मान के बैठ जाते हैं कि ओनली दिस इज बेस्ट, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए जब कभी कुंडली मैचिंग करते हैं और वर्ण नहीं मैच हो रहा होता तो लोगों की समझ में नहीं आता यार ये क्या है। तो उसको समझिएगा, वो भी हम उस पर भी कोशिश करेंगे, अलग से कोई क्लास रिकॉर्ड करें कि यहाँ पर वर्ण अलग अलग आने का क्या अर्थ होगा। ठीक है? तो अभी इतना समझ में आया आप लोगों को। मंगल की दृष्टि आपको लाभ दिलाने में मदद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एक विरोधाभास चलता है कि भाई शनि शत्रु मानता है, बट मंगल कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं आपको जो दे सकता हूँ वो दूंगा। और इस घर से क्योंकि इफेक्टेड है वो मंगल, तो इस घर की चीज़ों को लेकर वो यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, आय में आपका जो भवन है वो भी शामिल हो सकता है आपकी कोई रेंटेड प्रॉपर्टी हो जिससे आपकी आय बढ़े। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखाता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मेष लग्न के पंचम भाव में अगर मंगल आ जाते तो किस प्रकार का फल हमें यहाँ देखने को मिलता है। मेष लग्न के पंचम भाव में मंगल, 1 2 3 4 5, तो पांचवें भाव में मंगल आ गया। पांचवा भाव कौन सा भाव है? सूर्य की राशि है सिंह राशि। ठीक है? और ये हमारा एक मूल त्रिकोण भी है। और मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो आपको पता है लग्नाधिपति हैं, बहुत बली हैं, लक्ष्मी त्रिकोण में आके बैठ गए हैं। और ये एक प्रकार, जब इस प्रकार का योग बनता है, यानी सूर्य इस घर के मालिक हैं। अब जैसे इसमें एक चीज़ और एडिशन ऐड कर लीजिए, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठ जाए और मंगल यहाँ बैठ जाए, तो इसमें आंख बंद करके आप कह सकते हैं भाई ये व्यक्ति राजा के समान ही होगा, इसका बल देखने वाला होगा। थोड़ा सा बस एक और देख लीजिएगा, इन ग्रहों की अगर थोड़ी डिग्री अच्छी सी हो, 16-17 की, इन भावों में डिग्री अच्छी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है? 16-17 डिग्री हो दोनों की, वो राजा ही मान लीजिए आप उसको। सूर्य यहाँ, मंगल यहाँ, परिवर्तन राजयोग भी है ये। क्लियर हो गया? और आपको पता है ये लक्ष्मी त्रिकोण और लग्नाधिपति एक दूसरे के भाव को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी इसको युति माना जाता है एक प्रकार की। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही, या सूर्य यहाँ भी बैठ जाए तो भी बहुत बली होंगे, क्योंकि ये क्या है ना, राजयोग किसे कहा जाता है? कोई भी केंद्र हाउसेस अगर इन त्रिकोण हाउसेस के साथ मिल जाते हैं तो राजयोग बन जाता है। तो मंगल जो है वो लग्नाधिपति यानी केंद्र का मालिक भी है, वो त्रिकोण का मालिक भी है, यहाँ बैठा है।
अब राजयोग जानने के लिए सिर्फ इतना देखना है आपको कि मंगल, चंद्रमा, शुक्र, शनि इसके साथ युति बना रहे कि नहीं बना रहे। क्लियर हो गया? अगर लक्ष्मी त्रिकोण में ग्रह ज़्यादा होते हैं और वो उसके मित्र होते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आपको ज़्यादातर काम कम मेहनत में उसका फल मिलने लग जाता है। जैसे लग्नाधिपति लग्न में है, इस भाव का स्वामी यहीं पर है, इस भाव का स्वामी, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उस काम को करने में, तुरंत आपको उसका फल मिलता है। विष्णु हाउसेस क्या है? पॉपुलैरिटी तो देते हैं संसार में, बहुत ज़्यादा आपका नाम होगा, यश होगा, लेकिन ये बिना मेहनत के या बिना बहुत ज़्यादा काम के नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आप कीप ट्राई, काम किया, असफलता होनी ही होनी है आपको पहले, फिर असफलता मिलेगी, फिर कहीं जाके थोड़ी सफलता, भी बहुत कम, ऐसे करके फिर भयंकर नाम हो, एकदम नाम ऐसा, मैं यानी वो नाम का बम फूटेगा एकदम। क्लियर हो गए? तो बात को समझिएगा जरा कि लक्ष्मी त्रिकोण का मतलब है सब कुछ बना बनाया, कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत करनी है, तुरंत मिलेगा। तो लग्नाधिपति यहाँ बैठ जाते तो एक तो आपका एफर्ट्स जो है कम एफर्ट्स में ज़्यादा का इशारा कर रहे हैं। दूसरा, मंगल सूर्य की राशि में बैठे हैं, राजा की राशि में बैठे मंगल, तो पूरी तरह से वो आपके डिग्री सर्टिफिकेशन में इसका रिजल्ट नज़र आएगा। मंगल अग्नि सूचक भी है और मंगल डॉक्टर से संबंधित कार्य भी करा सकता है, सर्जरी वाला कार्य उसकी स्टडी करा सकता है। क्लियर हो गया? और इसमें जब कभी भी हम स्टडी देखेंगे तो आपको चौथे हाउस में बैठे ग्रह और 10वें घर को भी देखना ज़रूरी होगा, तब आप जान पाएंगे कि इस व्यक्ति का स्टडी पैटर्न किससे संबंधित कोर्स करने वाला होगा। अभी तो सीधे सीधे ये बता रहे सूर्य और मंगल से संबंधित। सूर्य मंगल अग्नि प्रधान है और मंगल डॉक्टरी पेशा भी बताता है, चीड़ फाड़, खासकर सर्जरी वाली बात, ये बात बता रहा है। और जब ये दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ से 7वीं दृष्टि वो पड़ रही है 11वें भाव में, तो मंगल आपकी आय के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, आय के लिए आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन आपकी मदद करेंगे, सडन गेन होंगे आपको। क्लियर हो? तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और मंगल का यहाँ बैठना ये भी बताता है कि आपका जो संतानें होंगी उनमें पहली संतानें बेबी बॉय हो सकती हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 मंगल अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो चौथी दृष्टि जब अपने घर में डालेंगे तो इस हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं वो 8वें हाउस को। तो 8वां हाउस किसका? आपकी आयु बढ़ाएंगे और आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस आप ज़रूर लेंगे, अपने आयु से संबंधित कोई ना कोई इस प्रकार का इंश्योरेंस लेंगे आप, और आप अपने आप को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं। और 4 5 6 7 ये हो गया 8। मंगल की 12वें भाव में दृष्टि बृहस्पति के भाव में नज़र मार रहे हैं वो, तो ये वो बताता है कि आप अच्छा व्यय कर सकते हैं अपने मंगल से संबंधित चीज़ों के प्रति आप व्यय कर सकते हैं। जैसे आपने कोई ज़मीन जायदाद तो अपने जो आपका खुद का घर है उससे कहीं दूर लेने का प्लान किया, इन्वेस्ट करने का प्रयास किया ऐसा, और वो आपको ज़्यादातर उसके फल अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो बृहस्पति को गुरु मानता है, आदर सम्मान पूरा बराबर देता है, तो वो अच्छा माना जाएगा। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं मंगल अगर छठे भाव में आ जाते हैं तो किस प्रकार का फल यहाँ देखने को मिलता है। तो मंगल आ गए छठे भाव में। छठा भाव किसका है? देखिए यह राशि पड़ रही है कन्या राशि। कन्या राशि के स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है। मंगल कहाँ का स्वामी है इसको देखना ज़रूरी है। तो देखिए मंगल अब यहाँ बैठा है, प्रायः इन हाउस 6 8 12 में मंगल, शनि या कोई भी क्रूर ग्रह अच्छा माना जाता है, और अगर ये अपने मित्र में या उच्च में बैठा है तो बहुत अच्छा होता है। अभी ये एक प्रकार का कह सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, एक तो परिवर्तन राजयोग होता है, एक विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग की तरफ इशारा कर रहा है। क्यों? 8वें भाव का मालिक 6 या 12 में बैठ जाए। विपरीत राजयोग में कौन कौन से राजयोग है? जैसे छठे भाव का मालिक 8 या 12 में बैठ जाए, 8वें भाव का मालिक 6 या 12 में बैठ जाए, 12वें भाव का मालिक 6 या 8 में बैठ जाए, तो उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। क्लियर? यानी कोई भी 6 8 12 का अपने को छोड़ के किसी भी 6 8 12 में बैठ जाए
तो वो राजयोग, विपरीत राजयोग को जन्म देता है। तो अब ये विपरीत राजयोग है, इसमें मंगल 8वें भाव का स्वामी है, 6ठे भाव में बैठा है। तो क्या करेगा? शत्रुओं का विनाश, रिपुओं का विनाश, ऋण का विनाश, ठीक है। और बुध जो है, ठीक है, शत्रु मानता है मंगल, बट अभी बुध यहाँ बैठा नहीं है और मंगल खुलकर कार्य करेगा। वैसे भी इस भाव में इसका बल बढ़ जाता है, तो इनमें बढ़ जाता है इसका बल मंगल का, तो खुलकर कार्य करेगा। और नौकर चाकर जो भी आपके आसपास होंगे उन पर आपका अच्छा दबदबा होगा। क्लियर होगा? क्योंकि मंगल आपके वर्क के जो वर्क फिनिश को 4 चांद लगा देगा यहाँ बैठकर। ये होता है वर्क का स्टार्टअप, ये आपके कंप्लीशन। कोई भी काम आपने छेड़ा है उसका जो एंड होगा वो कमाल का होगा, धांसू एंड होगा, वो मंगल करवाता है, ठीक है। नौकर चाकर होंगे आपके, ठीक है, ऋण से मुक्त होंगे। यहाँ बैठकर मंगल 7वीं दृष्टि डाला 12वें भाव में, तो दूरस्थ स्थान से आपको फायदा दिलाएगा। भौमपुत्र, भूमि का पुत्र, तो इस शब्द को समझिए आप, भूमि के जरिए फायदा दिलाएगा। और 1 2 3 4 यहाँ बैठकर मंगल पिता भाव को देख रहा है, यानी शत्रु भाव में बैठकर पिता भाव को देख रहा है। और अच्छा मित्र के भाव में देख रहा है, गुरु के भाव में देख रहा है। तो मतलब साफ है कि आपके पिता को आप फ़ायदा देंगे और आपके पिता के पुराने कोई रुके हुए कर्ज होंगे उनको आप दूर करवाएंगे। आपके कारण पिता को सुख मिलेगा। किससे संबंधित? इससे संबंधित। यहाँ तक कि अगर कभी पिता को कुछ ऐसी बीमारियाँ होंगी तो उनकी व्याधियों को दूर करने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी। या तो आपके ज़रिए कोई ऐसे डॉक्टर उनको सलाह देंगे या खुद आप उनको एडवाइस देंगे ऐसी, जिससे पिता की व्याधियाँ, पिता के इस प्रकार के शत्रु, कष्ट, रोग, बाधाएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अब 8वीं दृष्टि, यहाँ से मंगल अपने घर में दृष्टि डालते हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़ जाएगी। मतलब इसको आप, क्योंकि आपका यश भी फैलाता है पहला भाव, तो जितने भी आप शत्रुओं पर विजय करेंगे उतना ही आपका यश बढ़ता जाएगा। जितना आप उसको एक्सपोजर देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। शत्रुओं से भिड़ने पर उल्टा, कई बार लोग कहते हैं भी शत्रुओं से लड़ा टेंशन होगी, आपका उल्टा होगा। जितना ज़्यादा टेंशन मतलब दूर करनी है, 6ठे भाव को छेड़ो, बस सारी टेंशन दूर हो जाएगी। इतना पावरफुल हो जाता है मंगल यहाँ बैठकर, ठीक हो गया। तो जब कभी भी आप किसी ग्रह का एनालिसिस करें तो ये ध्यान रखिए ग्रह कौन सी राशि में बैठा है और किस किस भाव का मालिक है और कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है, ये मेन पॉइंट्स हैं। अब आते हैं मेष लग्न के 7वें भाव में अगर मंगल आ जाते हैं तो किस प्रकार का फल हमें यहाँ देखने को मिलेगा। मेष लग्न के 7वें भाव में मंगल, तो मंगल यहाँ बैठ गए। अब यहाँ मंगल है शुक्र की राशि में, ठीक है। अगर जैसे मंगल यहाँ बैठ गए हैं और इस घर का मालिक भी कहीं यहाँ बैठ जाए तो एक प्रकार का राजयोग बनाता है। याद रखिएगा, राजयोग का मतलब ये होता है कि उसका उस कोई भी प्रभाव को ज़्यादा हाईलाइट। वैसे भी एक माइंड में अपने बात बिठा लीजिए, कुंडली के कैपिटल हैं ये 1 4 7 10 और इनका भी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है ये, ठीक हो गया, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल ये है। और उनको उन कैपिटल को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है 5 और 9 ने। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कैपिटल 1 4 7 10 ही है। कोई भी ग्रह अगर इन भावों में आ जाते हैं या इन भावों का कोई ग्रह 5 9 के साथ संबंध बना लेता है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। उसी को हम बोलते हैं राजयोग। अब राजयोग का मतलब ये नहीं कि भाई राजा बन जाएगा वो। अब कोई बुरा ग्रह है, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो बुरे प्रभाव को समाज में ज़्यादा फैलाएगा, लेकिन वो उस प्रभाव को लोग महसूस करेंगे, देखेंगे। अब हिटलर जैसे व्यक्ति ने समाज में इतना बड़ा प्रभाव डाल दिया, कोई ये कह दे कि नहीं यार वो तो केंद्र हाउसेस का कोई रोल नहीं है उसमें, तो कहीं कोने में बैठा हुआ ग्रह, कैसे कह सकते हैं आप। कोई मतलब शत्रु है या कोई बुरा भाव भी लेकर भी पूरे दुनिया पर उसका प्रभाव डालना चाह रहा है, तो इसका मतलब केंद्र हाउसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं।
क्लियर होगा? तो बात याद रखिएगा, केंद्र हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट काम के बहुत बड़े क्षेत्र में उसके प्रभाव की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसी को राजयोग का रूप दे देते हैं। जैसे मंगल यहाँ बैठा हुआ है, मंगल लग्नाधिपति होकर केंद्र में बैठा है। अब इस घर का मालिक शुक्र भी यहाँ बैठ जाए तो ये राजयोग बन गया। अब राजयोग का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं होंगे, कष्ट होंगे, लेकिन उस पर विजय पाकर उससे संबंधित ख्यातियाँ समाज में फैलेंगे। अब देखिए, मान लीजिए हम शुक्र को यहाँ बिठा देते हैं, तो ये राजयोग बन गया। अब राजयोग बन गया, अब इसमें किस प्रकार का राजयोग है ये? जो दो शत्रुओं से बन रहे हैं। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि आपने बताया था कि शुक्र और मंगल के बीच में तो कोल्ड वार चलता रहता है। कोल्ड वार चलता रहता है, उसके बावजूद भी कौन ऐसा वैचारिक रूप से जो एक मत है पूरी तरह से, जिनके बीच में कभी वैचारिक मतभेद नहीं हुआ, उस मतभेद के बाद भी आपका इस संसार में जीना सार्थक हो गया, और आपको क्या चाहिए? मंगल और शुक्र जब केंद्र और मूल त्रिकोण के मालिक होकर कहीं केंद्र में ही राजयोग बनाते तो बहुत बली राजयोग है ये। और इस राजयोग में पत्नी या पति इन्वॉल्व हो रहा है, तो कोल्ड वार चलेगी दोनों के बीच में। ठीक है, वैचारिक मतभेद रहेंगे, फिर भी उसकी पत्नी का और उसके पति का संसार में रुतबा होगा, और वही रुतबा आप के बीच में कोल्ड वार को कम रखेगा। अब जैसे कई बार क्या होता है, रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार सब जानते हैं भाई, वो सुपीरियर है, लेकिन अगर दोनों का ही पद प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर दूसरे लोग बीच में आते हैं, उनकी यशगान करते हैं। भारत में मीटिंग हो रही है, फ्रांस में मीटिंग हो रही है, तो वो कोल्ड वार काफ़ी हद तक दब सा जाता है। यानी गेंस जब बढ़ने लग जाते दोनों को, तो फिर वो अपने एनिमिकल पार्ट को त्याग देते। कहते पता लगा दोनों ही यार डेली पार्टी में घूमने का मौका मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, पत्नी को पति के कारण, पति को पत्नी के कारण, तो कोल्ड वार होने के बावजूद भी दोनों बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये बात को समझना है आपको कि भाई किसी बुक में ये लिखा हुआ है कि मंगल और शुक्र के बीच में थोड़ा तनातनी रहती है, और आप हमेशा ही वही मान के चलते हैं, तो फिर आप प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो गलत करेंगे। अब ये राजयोग बना रहा है, और ये राजयोग के कारण इनका यश समाज में बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो फिर शत्रुता कम होती सी दिखती है। अब मंगल यहाँ बैठा है शुक्र के घर में। वैसे आपको पता होगा इसके जो कारकत्व माने जाते हैं वो शनि माने जाते हैं। शनि और शुक्र इसके कारक माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ संबंध बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और शनि यहाँ एक्सेल्ड होते हैं। तो वो क्योंकि पार्टनरशिप का हिसाब किताब देख रहे हैं, पार्टनर के लिए ये हाउस देखा जाता है। अब मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो मंगल को पार्टनरशिप, डीलिंग, ये सब करने में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी तो है नहीं। मंगल का तो सीधा हिसाब है, तलवार ली और खड़ाक, ये कर देता है। इस कारण से मंगल का प्रोफाइल इस घर को सुटेबल सा नहीं लग रहा है। क्लियर है? अब इसमें लेकिन अगर जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है इस पर, शुक्र भी शुभ है, शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है, तो मंगल के प्रभाव को शांत रखेगा। इसमें एक थोड़ा सा ये आता है, आप उसको नेगेटिवली लें पॉजिटिवली लें, मंगल यहाँ आने पर व्यक्ति अपने सेक्सुअल पार्टनर को लेकर कभी कभी ना सिर्फ क्रोध, ये सेक्स डिज़ायर को भी लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। क्लियर होगा? तो ये बात भी बताता है कि अगर मंगल यहाँ बिगड़ जाए, जैसे कम डिग्री का हो जाए, ना समझ हो जाए, तो वो अपने संबंधों में जो गुप्तता है उसको खो देता है। क्लियर? तो उससे थोड़ा सा समाज में एक ऐसी इमेज भी चली जाती है, यार ये तो क्या बोलते हैं उसको, छिछोरा है, या इस प्रकार की इमेज भी दे सकता है आपको मंगल, अगर ये मैच्योर ना हो तो। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। मंगल, तो मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पहले भाव में, तो मंगल आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्सनैलिटी यानी आपके शरीर की बात कर रहा है अभी। मंगल यहाँ बैठकर आपके शरीर को बढ़ाएगा। अगर इस प्रकार का कोई राजयोग बन जाता तो बहुत अच्छा होगा। केंद्रों में राजयोग बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं, और मंगल यहाँ से 1 2 3 4 चौथे घर में बैठकर आपके वर्क प्रोफाइल को भी मजबूत कर रहा है। इसमें इसका मतलब यह है कि मंगल आपके भार्या या आपके मतलब पति पत्नी के हाउस में बैठकर दशम भाव में नज़र डाल रहा है, तो मतलब आपके स्टेटस को बढ़ाने में आपका पति या पत्नी का भी एक अहम योगदान है। उनके नाम का आपने
कोई ना कोई महत्व या उसका फ़ायदा उठाया ही है। फिर 8वां भाव, यहाँ से बैठकर मंगल कुटुंब भाव में नज़र डालता है, जो बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि मंगल शुक्र के भाव में, वो भी कुटुंब भाव में, वाणी के भाव में नज़र मार रहे हैं। तो कई बार अचानक आपको ताव आ जाता है, जो आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो आपके संबंधियों को बुरे लग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को डीलिंग वगैरह से बचना चाहिए, कि डीलिंग की एंड करनी हो तो साथ में 1-2 लोग होने चाहिए साथ में, नहीं तो डील बिगाड़ देते हैं लोग। ठीक है, वाणी पर इसका नियंत्रण या इसकी छाप भी आ रही है, एनिमिकल पार्ट की छाप आ रही है, तो ठीक नहीं होता है वो। तो ये था मंगल का 7वें भाव में फल। ठीक है, किसी भी भाव को, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, किसी भी भाव को बुरा अच्छा ना मानो, उसके एक पार्ट को जब तक आप मतलब अच्छे से नहीं समझ लेंगे तब तक आप गलत प्रेडिक्शन करेंगे। बुरे का अर्थ यहाँ पर मतलब उसमें अभी भी 0% नहीं होगा कभी भी बुरे का अर्थ। मैं बोल रहा हूँ बुरा का मतलब ये नहीं भाई 0 निल। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं कि भाई ग्रह मृत होने पर फल नहीं देते हैं। इस लाइन का भी कुछ और अर्थ है। इसका अर्थ ये होगा कि आपको फिजिकल प्रेजेंस में कई बॉडियों का असर इतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्टिल उनका नाम फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा चलता है। फिर हो गया, हो सकता है किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में मालिक हो ही ना, फिर भी उसका नाम चल रहा है। तो कई दफ़ा ये मृत ग्रह फिजिकल प्रेजेंस से भी ज़्यादा बली होकर असर दिखाते हैं। कहते हैं नहीं है तो क्या हुआ, उसी के कारण तो चल रहा है। दादाजी नहीं है तो क्या हुआ, उन्हीं के दिखाए पदचिन्हों पर हम चल रहे हैं, उन्हीं के जो नियम उन्होंने बनाए थे हम उन्हीं का पालन कर रहे हैं। हमने कुछ भी नियम नया ऐड नहीं किया, कुछ भी नियम ऐड नहीं करा। कितनी बड़ी बात है। तो ये भी ज़्यादा डिग्री वाले प्लैनेट कर सकते हैं। तो अब मंगल आ गए 8वें भाव में। मंगल यहाँ पर स्वग्रही हो जाते हैं 8वें भाव में, यानी वो फिर गुप्तता से पत्ते खोलने का प्रयास करता है। जीवन में छुपी चीज़ों को वो ओपन करने का प्रयास करने लग जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अगर वो कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मेष लग्न वैसे भी डिफेंस पार्ट में अगर उनको रखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। करारा जवाब देते हैं, मतलब जवाब नहीं देते, करारा जवाब देते हैं। क्लियर हो गया। तो वृश्चिक राशि में कमाल का फल देगा ये। और ये क्या क्या चीज़ और बढ़ा देगा, ये आपके ससुराल पक्ष से आपको कहीं ना कहीं गेन दिलवाएगा, ज़मीन से संबंधित फ़ायदा दिलवाएगा। और मंगल से यहाँ जो दृष्टि जा रही है ये वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे आपका दूसरा भाव खराब हो रहा है थोड़ा। तो वाणी का ध्यान रखें। गले को ठीक करने के लिए मंगल को प्रे करें, विटामिन के का प्रयोग करें। ठीक है। और आप यहाँ से 1 2 3 4 आय भाव में, मतलब ससुराल पक्ष आपकी आय को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। स्वगृही होकर बैठा हुआ है, कोई दो राय नहीं है इसमें। 8वें भाव में 7 8 8वां भाव में दृष्टि पड़ रही है, मतलब मंगल आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी मतलब साध लेगा। मतलब आपसे कर कोई फॉर्मली बात करेगा, स्वगृही बैठा हुआ है और ये इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते हैं इसको मिथुन राशि में। तो मंगल फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब बात करता है तो इनसे जीत पाना बड़ा कठिन हो जाता है, बिकॉज तीसरा भाव हमारे पराक्रम को, यानी आपकी वाणी में भयंकर पराक्रम झलकता है। देख रहे हैं आप। और लग्नाधिपति कहीं भी जाता है पूरे लाव लश्कर के साथ जाता है, यानी वो उसको अकेला मत समझो। आप कहते भाई कौन आया है, मंगल। कहता है मंगल थोड़ी आया है, मंगल लग्नाधिपति यहाँ विराजमान है, ऐसे बोलना है। कोई भी लग्न का मालिक जब बैठता है तो उसको खाली प्लैनेट मत समझो आप, वो एक प्रकार से कह सकते हैं सेमी किंग यहाँ बैठा हुआ है। फाइलें कहाँ आएंगी, यहीं आएंगी भाई, साइन। ठीक है, चंद्रमा का भी अपना एक अलग महत्व है, लेकिन लग्नाधिपति के महत्व को डिनाई नहीं किया जा सकता है। लग्न का भी उतना ही महत्व है, सारी फाइलें यहीं आएंगी। तो ये जीवन में इस पार्ट को बहुत अहमियत देंगे 8वें भाव को, और ये काफ़ी हद तक चीज़ों को जानने में सक्षम भी हो जाएंगे। मंगल स्वग्रही इसलिए ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपको पहले बताया लगभग वही हाउसेस को, उन्हीं की दृष्टि इस प्रकार से इन्वॉल्व करो और अपने लग्न में मंगल किस भाव में बैठा हुआ है उसको ओपन करने का प्रयास करो। याद रखिएगा, किसी भी वीडियो को अगर आपने सिर्फ ऐसे देख लिया कि 12 ग्रह 12 अलग अलग भावों में मंगल का प्रभाव, तो वो कभी भी सटीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार जब मेष लग्न में, वृषभ लग्न में, मीन लग्न में मंगल के प्रभाव को जानेंगे, तभी आप सटीक जानकारी कर पाएंगे। क्लियर।
अब हम बात कर लेते हैं, मंगल हमारे मेष लग्न की कुंडली में आ गए हैं नवम भाव में। ठीक है, नवम भाव में मंगल आ गए हैं अब। तो लग्नाधिपति नवम भाव में आने यानी लक्ष्मी त्रिकोण में आ गए हैं, तो यहाँ बहुत बलशाली हो जाते हैं। वैसे भी मित्र गुरु के भाव में बैठे हुए मंगल, लक्ष्मी त्रिकोण है, मैंने बताया आपको 1 5 9। तो अब मंगल यहाँ पर बली हो गए बहुत ज़्यादा। और मंगल किस किस चीज़ को बढ़ाएंगे? पिता का बल बहुत बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके डिजिटल कम्युनिकेशन, मीडिया, ये सब चीज़। तो आपका वो कम्युनिकेशन पार्ट एकदम मैच्योर, मतलब एकदम आप बोल पड़े बस सामने वाले बस नीचे हो जाएंगे। तो ये बड़ा स्ट्रांग है। और 1 2 3 4 12वां भाव में नज़र मानना आपका व्यय भाव बताता है, यानी आप खर्च करेंगे पैसों का। और क्योंकि मित्र भाव में नज़र है तो ये खर्चा ज़मीन से संबंधित होगा, अच्छा दिलाएगा, फ़ायदा दिलाएगा। और जहाँ से बैठ कर वो नज़र मारते हैं वहाँ की चीज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो मतलब क्या हो सकता है कि आपने जो खर्च किया है वो खर्च धर्म संबंधित कार्य में किया हो, कोई इस प्रकार का आश्रम मंदिर बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का धन आपने जोड़ा हो, वो आपने खर्च किया हो दूरस्थ स्थान में, वो आपका यश ही बढ़ाएगा। और 7 8 आपके घर में माने आपका चौथे भाव में नजर डाल रहा है, लेकिन ये दृष्टि कैसी है? नीच की। तो यहाँ पर नीच की दृष्टि बताती है कि मंगल पिता के लिए तो फेवरेबल हैं, माँ के लिए वो एक वॉर की स्थिति पैदा करते हैं कभी कभी। कभी कभी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंगल परमानेंट यहाँ नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो ये जब कभी भी गोचर में कर्क राशि में जाएंगे तो माँ को कष्ट होगा, क्लियर। या कभी कभी वैसे भी कष्ट का कारण बनते हैं मंगल। ठीक है, तो मंगल का अर्थ ये होता है कि जब कभी भी आपके छोटे भाई के साथ माँ इकट्ठी होती है तब ये विवाद पैदा होता है, क्योंकि मंगल जो है छोटे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है और ये इस प्रकार के नए विवाद बढ़ा देता है जिससे माँ को कष्ट होता है। लेकिन मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि माने 8वीं दृष्टि है, चौथे भाव को देख रहे हैं जो, तो ये बताता है कि आपके ज़मीनी जायदाद को बढ़ाएंगे, वाहन सुख को, भव्य वाहन सुख देने में मदद करेंगे। क्योंकि ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मंगल जिस राशि में नज़र मार रहे हैं वो बेशक से वो राजा इनको पसंद ना हो, लेकिन वो बाध्य हैं उनकी आज्ञा मानने के लिए। चंद्रमा यहाँ एक प्रकार का फीमेल किंग है और मंगल कमांडर इन चीफ है, जिसको उसकी आज्ञा मजबूरन माननी ही पड़ेगी। प्रोटोकॉल में बंधा हुआ है, तोड़ नहीं सकता है। खैर, बाकी चीज़ें आप जो पुराने हमने पॉइंट बताए उन्हीं चीज़ को आप डिकोड करने का प्रयास करें और समझें। अब आ गए मंगल हमारी मेष लग्न की कुंडली में 10वें भाव में। ठीक है, 10वें भाव में मंगल आ गए हैं, तो यहाँ क्या फल मिलेगा? अभी तक जो भी हमने मंगल की लोकेशन पढ़ी है, यहाँ तक कि पहले भाव में भी और 8वें भाव में जहाँ स्वग्रही थे, उन सब से सबसे ज़्यादा बली मंगल यहाँ है, सबसे पावरफुल। और वो पावर घर के अंदर या शरीर में, विचारों में, पत्नी के सामने नहीं, आपके कर्म क्षेत्र में दिखती है। संसार में आपको लोग कर्म से पहचानते हैं, आपके शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप क्या सोच रहे हैं अकेले बैठकर, आप उससे नहीं पहचानते हैं आपको। तो भौतिक वाद में सबसे बड़ा हुआ जो ग्रह वो है 10वां भाव। आप संसार में ज़्यादा भौतिक वस्तुओं का संग्रह करेंगे 11वां भाव। आप उन भौतिक वस्तुओं का संचालन करेंगे, उन भौतिक पदों का संचालन करेंगे 10वां भाव। तो 10वां और 11वां बहुत ज़्यादा बली होने पर समाज में उसका कमाल का यश होता है। ठीक है, उच्च का मंगल यहाँ बैठा हुआ है, बस और कोई नहीं चाहिए। बिना थके ये मेहनत कर सकता है, इनके अंदर प्रबल शक्ति है, कर्म शक्ति है। और ये यहाँ उच्च का होकर किस किस को बढ़ा देगा? यहाँ बैठकर ना सिर्फ 10वें भाव को बढ़ा देगा, पहले भाव को भी बहुत बढ़ा देगा, 8वें भाव को बहुत बढ़ा देगा। ये यहाँ से नीच की दृष्टि डाल रहा है माँ के घर में, तो प्रॉपर्टी में तो बल देगा ये, लेकिन माँ के संबंधों के साथ तनातनी रहेगी, कड़वाहट रहेगी। 1 2 3 4 मंगल अपने घर में नज़र डाल रहा है, शरीर को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हाई रखेगा
और शरीर में लालिमा बनी रहेगी सदा, ठीक हो गया। और यहाँ से 8वीं दृष्टि डाल रहा है वो एजुकेशनल हाउस में भी, तो वो आपके एजुकेशन को भी बढ़ाएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेशन में मंगल का प्रभाव जरूर आएगा। तो यानी बहुत ज़्यादा शुभ है 10वें भाव में। व्यक्ति कोई आप निर्देशन का काम करने वाला होता है, उसके नीचे पूरी मतलब तैनात रहती है पूरी काम करने के लिए लोगों की फौज। बताइए सर क्या करना है, इस प्रकार का मंगल का काम ज़्यादातर देखा गया है। जो अच्छे लीड करने वाले कमांडर इस प्रकार के, तो वो मंगल को एक्सेल्ड करे होते हैं अपने जीवन कुंडली में। हम बात कर लेते हैं मंगल यदि हमारे 11th हाउस में चला जाता है, ठीक हो गया। 11वें भाव में मंगल आ गया अब, तो मंगल कुंभ राशि में आ गए। मंगल कुंभ राशि का नेचर आपको पता है, कुंभ राशि का सिंबल है एक मटका लिए हुए एक व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति जो है वो कलेक्टिव नेचर है उसका, इकट्ठा करने वाला। तो शनि का वो फेज है जो कहता है यार अगर कहीं से फ़ायदा मिल रहा है तो मिलने दो, इसलिए वो मंगल को मतलब अभी तो क्योंकि मंगल स्वयं बैठा है तो मंगल के नेचर को देखना है हमें, शनि की बजाय मंगल को नेचर को देखो कि मंगल क्या शत्रुता मान रहा है क्या अंदर, नहीं मान रहा है मंगल, तो ठीक है मंगल इस घर को फ़ायदा देगा, ठीक हो गया। 11वें भाव में वैसे भी सभी लोग विश कंप्लीशन के लिए आते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है 11वां भाव। इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई, आपके मित्रगण और आपकी टांगें, इन सब चीज़ों को 11th हाउस से देखा जाता है। और 11th हाउस में बैठकर ये मंगल सूर्य के घर में नज़र मार रहा है, मित्र के घर में, तो आपके पुत्र संबंधी चीज़ों को बढ़ाएगा। विद्या, जब कभी भी मंगल की दशा चलेगी तो आपका पढ़ने पढ़ाने का बहुत मन करेगा, आपके एजुकेशन स्टेटस में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और मंगल यहाँ से 1 2 3 4, ये थोड़ा गड़बड़ है। आपकी वाणी का प्रयोग जहाँ कहीं भी आप करेंगे अगर मंगल यहाँ है तो वो काम को बनाने की बजाय उल्टा बिगाड़ देगी, क्योंकि वाणी से पत्थर निकलेंगे, पत्थर। क्योंकि मंगल को कर्म में ही अच्छा होना चाहिए, वाणी में मंगल इतना अच्छा नहीं माना जाता। क्लियर हो गया। कर्म में अगर अच्छा है तो वाणी में थोड़ा बहुत कमज़ोर में तो चल जाएगा। अब यहाँ से फिर वो 4वीं 7वीं 8वीं दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी है, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, रिपुओं का विनाश करने के लिए, ऋणों का विनाश करने के लिए, कर्ज दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा मंगल पहले भाव में और 8वें भाव में भी जहाँ बैठे उस हिसाब से फल देंगे, ठीक है। तो पहला भाव मैंने आपका दिमाग आय में बंधा रहेगा, अकल्ट को भी आप इससे जोड़कर देखेंगे, यानी इससे भी आय लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिसकी वो लॉर्डशिप होती है प्लैनेट की और जहाँ वो ग्रह बैठा है उसको भी वो कुछ ना कुछ फल तो देता ही है। तो यानी ये क्या लाभ स्थान, ये क्या अकल्ट, तो आप अकल्ट में भी लाभ ढूंढने का प्रयास करेंगे, बुद्धि आपकी लाभ में ही इन्वॉल्व रहेगी ज़्यादा, ठीक है। फिर आ जाइए अब मेष लग्न के 12वें भाव में। खैर मेष लग्न का 12वां भाव मंगल विराजमान है यहाँ पर, देखते हैं क्या फल होगा। 12वां भाव है हमारा व्यय भाव और सीक्रेट्स, वो जो दुनिया हमसे छिपाती है, ठीक है। 12वां भाव हमारे पैर, फुट। 12वां भाव विदेश, भूमि, मोक्षा हाउसेस भी कहा जाता है, थर्ड मोक्षा। याद रखिए मोक्षा की शुरुआत होती है 4थे से, बढ़ता है 8वें से, खत्म होता है 12वें से, 4 8 12। अब मंगल यहाँ बैठे हैं मीन राशि में, बृहस्पति की राशि है, और मंगल यहाँ बैठकर पहले और 8वें को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी आदमी का माइंड सेटअप जो है दूरस्थ स्थान के बारे में सोचता है, क्लियर हो गया, विदेश भूमि के बारे में सोचता रहता है। और मंगल यहाँ बैठकर आपके रिपुओं को नष्ट करेगा, यानी आपके दूर बैठे हुए मित्र इस आपके ऋण से मुक्ति में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और मंगल वहाँ बैठकर, क्योंकि ये मोक्षा अगेन मोक्षा कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी बताता है कि आप जीवन के अंतिम फेज में, क्योंकि एक प्रकार से अगर उम्र को देखें तो उम्र के आखिरी पड़ाव को भी बताता है, तो जीवन के अंतिम पड़ाव में आप इस 8th हाउस के चीज़ों को 12 से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये कह लीजिए आप
कि आप जीवन के फाइनल डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे। आपका बहुत लंबा समय पढ़ने पढ़ाने में बीता करेगा आफ्टर 60। फिर तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर जैसे 12वें घर का जो मालिक बृहस्पति वो यहाँ स्वयं बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति फिर फॉरेन में सेटल होने का विचार करते हैं और वो सेटलमेंट का डिसीजन उनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, मंगल को भी शत्रु यहाँ बैठ जाए तो फिर वो सेटलमेंट उनके लिए खराब काम करता है। क्लियर? क्योंकि बृहस्पति वैसे भी शुभ है और मंगल का तो वो उसको तो राय देने वाला गुरु ही है उसका तो दोस्तों ये हमने अच्छा इसमें दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 यहाँ दृष्टि का मतलब होगा आपका डिजिटल कम्युनिकेशन वाला पार्ट अच्छा होगा। और क्योंकि ये 12वें हाउस से जा रहा है, यानी फॉरेन लैंड को कनेक्ट करने के लिए डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहीं इस प्रकार का काम, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छा होगा। दूसरा, यहाँ बैठकर वो यहाँ भी नज़र डाल रहा है और आपके पति पत्नी के भाव में भी, पार्टनरशिप के भाव में भी नज़र डाल रहा है। तो ये बताता है कि मंगल के कारण या आपके फॉरेन सेटलमेंट के कारण व्यवधान भी आते हैं पार्टनर को लेकर। पार्टनर आपसे थोड़े चिढ़े हुए रहते हैं क्योंकि शुक्र का भाव एक कोल्ड वार की स्थिति दोबारा पैदा कर रहा है वो, कि आप वहाँ क्यों रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं रहते, इस प्रकार की स्थिति वो बनाए रखता है। तो इस प्रकार की चीज़ों में देखिए रेमेडी बस यही होता है कि मंगल यहाँ अगर खराब दृष्टि डाल रहे हैं तो मंगल जिस चीज़ के लिए, जैसे डे की बात करते हैं तो मंगलवार में आपको अगर वो शक्ति मंत्र का पाठ कर सके तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो जिस हाउस से कनेक्ट कर रहा है वो, जैसे 12वें हाउस से 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा है। 12वां हाउस किसका है? व्यय का। और ये हाउस किसका है? आपकी भार्या का। तो इनसे संबंधित चीज़ों को आप खुद से इन्वॉल्व करें, खुद से बढ़ाएं। यानी आप ठीक है, वो उनके मन में कुछ विचार रहता है तो व्यय है, ये पत्नी है। क्लियर? तो पत्नी और व्यय को अगर आप उसके लिए थोड़ा व्यय करें, अतिरिक्त व्यय करें, तो आपके अपने व्यय को वो दबा देगा। क्लियर? यानी एक प्रकार की रेमेडी यही हुई कि जब कभी भी आप इस प्रकार के किसी फॉरेन टूर के लिए जाते हैं तो पत्नी को ध्यान में रखकर या कभी उनको भी लेकर जाएं तो ये परेशान नहीं करेगा। ये तो मैंने बोला मंगल का सीधा अर्थ क्या है? विटामिन के का सेवन खुद भी करें, अपने घर में लोगों को भी कराएं और हमारी वीडियो ज़रूर देखें विटामिन वाली, जिसमें रेमेडी के तौर पर हमने नवग्रहों की विटामिन के साथ कनेक्शन बढ़ाया। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी और इसमें क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं और क्या ऐड ऑन चाहते हैं, क्या कुछ पार्ट रिमूव करना चाहते हैं, सारी बातें हमें बताएं। आपके सुझाव अपेक्षित हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। नमस्कार।